नंबर 7। ओके बेटा, तो नंबर 7 पर हमारे पास है हार्डनेस। हार्डनेस एक कैपेबिलिटी है और हम इसको डिफाइन मुख्तलिफ अंदाजों में कर सकते हैं बेटा। हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज क्लोजनेस ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट। अब किसी एलिमेंट के एटम्स अगर बहुत ज्यादा जैम पैक हैं एक दूसरे से तो वो हार्ड है, किसी के बहुत ज्यादा जैम पैक नहीं है तो वो निस्बतन सॉफ्ट है। ठीक है। और अब अगर इसके ग्रुप ट्रेंड की बात करें तो हार्डनेस जो है वो डाउन द ग्रुप और अलोंग द पीरियड। ठीक है, ये दो चीजें हैं। तो अब मुझे आप में से कोई मुझे अगर बता दे कि डाउन द ग्रुप क्या होता होगा। डाउन द ग्रुप डिक्रीज, अलोंग द पीरियड इंक्रीज। ठीक है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है और अलोंग द पीरियड इंक्रीज होता है। अब ये डिक्रीज और इंक्रीज क्यों होता है, सवाल ये है। से क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है इसलिए डिक्रीज होता है। तो एटॉमिक साइज के बढ़ने से ऐसा क्या होता है कि वो हार्डनेस डिक्रीज हो जाती है। क्लोजली पैक्ड नहीं रहता ना नहीं, अंदर जो अस, उसके असल में ऐसा होता है कि देखो, सही है, करीब करीब जवाब सही है, लेकिन एग्जैक्टली exactly वो चीज नहीं है। देखो, जब एटम्स का साइज छोटा होता है ना, जैसे ये दो एटम्स का साइज है और वो क्लोजली पैक हैं, और ये दो एटम्स का साइज है जो क्लोजली पैक है। ठीक है। मान लो दोनों का साइज सेम है। अच्छा, यहाँ पर इसका न्यूक्लियस होगा, यहाँ पर इसका न्यूक्लियस होगा, यहाँ इसका न्यूक्लियस होगा, यहाँ इसका न्यूक्लियस होगा। तो अब क्या होगा कि इसके न्यूक्लियस की दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, जिसकी वजह से ये दोनों एटम्स एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, और इसके न्यूक्लियस की इस वाले एटम पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, जिसकी वजह से दोनों एटम्स जुड़े रहेंगे। अब क्या होगा, अगर इस वाले एटम की बात करो तो इसका न्यूक्लियस, इसके भी न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस एटम पर होगी और इसके न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पर होगी। लेकिन चूंकि ये एटम साइज में बड़े हैं, तो इस यहां से इलेक्ट्रॉन, मतलब इस न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन को इतने फासले पर खींचना है और इस न्यूक्लियस से इतने फासले पर खींचना है। तो ये जो डिस्टेंस ज्यादा है एक जगह और एक जगह कम है, दरअसल इस डिस्टेंस की वजह से आ, ये मामला होता है। क्लियर हो गई वाली बात। तो सर डिस्टेंस के साथ साथ न्यूक्लियर चार्ज भी तो बढ़ रहा है ना। जी जी जी, देखो न्यूक्लियर चार्ज जो बढ़ रहा है, हम जब डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो वो तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, लेकिन मैंने कल भी ये बात बताई थी कि डाउन द ग्रुप आने पर न्यूक्लियर चार्ज का जो इंक्रीज है वो एज कंपेयर टू साइज इंक्रीज इतना ज्यादा इफेक्ट क्रिएट नहीं करता। ठीक है, उसकी इफेक्टिवनेस का खत्म कम हो जाती है, या ये कह लो कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाती है। बात समझ में आ रही है कुछ। ओके। यस सर। तो डिक्रीज होने की वजह इंक्रीज इन इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, और एटॉमिक साइज के बढ़ने से अल्टीमेटली क्या होता है, इफेक्टिव जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो डिक्रीज होती है। इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन, यार यहाँ पूरा नहीं आएगा। इसकी वजह से क्या होता है कि भाई जो इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन है ना वो डिक्रीज हो जाती है।
सही है भाई। और इसका क्या है कि भाई ये इंक्रीज होता है, और इंक्रीज इन, इसकी वजह से क्या होता है, इफेक्टिव जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो बढ़ जाती है, क्योंकि एटम का साइज वही रहता है, मतलब नंबर ऑफ शेल्स उतने ही रहते हैं। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया बेटा सबको? कोई इसमें सवाल या कंफ्यूजन, जल्दी बोलो। नो सर। ठीक है जी। तो ये हमारा पहला वो टॉपिक था जो रिड्यूस कोर्स का हिस्सा था, और हमने इसे देख लिया। अब जरा कुछ बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की, जो इसी चैप्टर का है और हमारे रिड्यूस कोर्स का हिस्सा है। ग्रुप ट्रेंड्स हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। अब यहां पर आइए, सबसे पहले बुक में देखिए कि बुक में ये जो केमिकल प्रॉपर्टी वाला टॉपिक है ये है क्या। हर चीज को बुक से समझिएगा बेटा, गलती की गुंजाइश खत्म हो जाएगी, और बुक से नहीं समझेंगे तो गलती की गुंजाइश रहेगी। सही है? तो आगे आइए देखिए, एस ब्लॉक एलिमेंट्स का की केमिकल प्रॉपर्टीज में किस किस से रिएक्शन दिखाया गया है। हेलोजेंस, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, इन चार चीजों से रिएक्शन दिखाया गया है। अच्छा एक चीज है, हेलोजन और हाइड्रोजन का जो भी रिएक्शन होता है वो मतलब किस तरीके से होता है, मतलब वो एक जनरल रिएक्शन है, समझ रहे हो? वो एक जनरल रिएक्शन है जो किसी भी एलिमेंट से, आप अल्कली का कोई सा भी मेटल ले सकते हैं, एलिमेंट ले सकते हैं। जबकि अगर मेजर हमारे पास डिस्कशन देखा जाए जो हमारे कोर्स में एलिमेंट्स का हुआ है, सोडियम का जिक्र हुआ है तब जरा डिटेल में, कैल्शियम का हुआ है, मैग्नीशियम का हुआ है हमारे इसी चैप्टर में, लेकिन बाकी एलिमेंट्स का तो उतनी तफसील में डिस्कशन नहीं है। तो इसका यह मतलब नहीं है कि बाकी एलिमेंट्स का डिस्कशन होगा ही नहीं। ये जनरल रिएक्शंस हैं, तो वहां पे एलिमेंट वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है? अब आपको उसको उसी हिसाब से लेकर चलना है। आपने वहां पर ये नहीं करना कि पता चला कि आपने उस चीज को कंसिडर नहीं किया हुआ, आपने उसको जनरलाइज वे में नहीं समझा हुआ। अक्सर कल परसों भी मुझसे किसी स्टूडेंट ने सवाल पूछा था, तो मैंने आप लोगों को शायद यही, उसको भी शायद यही जवाब दिया था बच्चे को कि ये जो जनरलाइज रिएक्शन होते हैं, इन जनरलाइज रिएक्शन का आंसर भी आपको जनरलाइज पैटर्न पे याद रखना चाहिए। आई गेस शायद नेहा ने पूछा था, तो आपको जरा आसानी रहेगी। ठीक है? अब मैं इन केमिकल प्रॉपर्टीज को यहाँ वर्बली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इक्वेशंस लिख लिख के नहीं दिखा रहा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास जब इक्वेशंस बेटा लिखी हुई हैं तो फिर मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम को जाया करने वाली बात है। ठीक है? अच्छा देखिए, इसमें क्या है कि भाई हेलोजेंस के साथ जब इसका रिएक्शन होता है अल्कलीज का या अल्कलाइंस का, तो क्या होता है कि अल्कलीज की सूरत में 2 मोलर रिएक्शन होता है, और अल्कलाइंस की सूरत में 1 मोलर रिएक्शन होता है। सही है? दोनों ही के नतीजे में हमारे पास जो कंपाउंड बनता है, जो सब्सटेंस बनता है, वो सॉल्ट होता है। ये दोनों ही के नतीजे में जो कंपाउंड बनेगा बेटा वो सॉल्ट बनेगा। ठीक है? जैसे इसमें बन जाता है आपके पास NaCl वगैरह, और इसमें आपके पास बन जाएगा जैसे CaCl2 वगैरह। सही है? दोनों के ही नतीजे में सॉल्ट बनना है, और वो सॉल्ट हेलोजन सॉल्ट्स कहलाते हैं। अच्छा, रिएक्शन जब हाइड्रोजन के साथ होता है तो यहाँ पर हीट होता है, क्योंकि हाइड्राइड का टॉपिक आप पिछले कोर्स चैप्टर पे पढ़ चुके हो। यहाँ पे हीट हुआ हुआ होता है, और यहाँ पर भी आपके पास ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये एग्जैक्टली सॉल्ट नहीं होते हैं, बट दे आर सॉल्ट लाइक। ठीक है? इनका बिहेवियर कुछ कुछ सॉल्ट जैसा जरूर हो रहा होता है, बट दे आर नॉट एग्जैक्टली सॉल्ट्स। ठीक है? तो इसको जनरल पैटर्न पे याद कर लीजिएगा, इसको जनरली देख लीजिएगा। अब आ जाइए नाइट्रोजन का के साथ। नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड्स तकरीबन सब बना रहे हैं, जैसा यहाँ पर हमारे कोर्स में लिखा है, हमारी बुक में लिखा है कि नाइट्राइड्स तकरीबन सब बना रहे हैं अल्कलीज में। अल्कलाइन में भी नाइट्राइड तकरीबन सब बनाते हैं सिवाय बेरिलियम के। कोई मुझे वजह बता सकता है कि ऐसा क्यों होता है? सर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वजह से। बिल्कुल सेम वही रीजन है जो पॉलीमेरिक हाइड्राइड के बनने का रीजन होता है। बिल्कुल सही जवाब दिया। अच्छा देखिए, एक चीज अब यहाँ पे ना थोड़ी सी पेचीदगी है। देखिए, अगर वैसे ऐसा मुश्किल है कि इस तरह का सवाल है, लेकिन चूंकि हम हर तरह से प्रिपेयर होने की कोशिश कर रहे हैं तो हम इसको भी जरा कंसिडर करते हैं। देखिए, कहीं कहीं एक्सेप्शंस आ रही हैं, जैसे हाइड्राइड में यहाँ पर बेरिलियम और मैग्नीशियम शामिल नहीं है अल्कलाइन में।
सही है। यहां पर नाइट्राइड में बेरिलियम शामिल नहीं आ रहा। सही, आगे चलते हैं। अभी ऑक्साइड देख लेते हैं, फिर मैं आपको वो चीज बताता हूं जो मैं बताना चाह रहा हूं। ठीक है, ऑक्साइड हमारे पास तीन तरह के बनते हैं। ठीक है, ऑक्साइड्स हमारे पास तीन तरह के हो सकते हैं। एक होता है नॉर्मल ऑक्साइड, जिसमें ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है, और एक होता है हमारे पास पर ऑक्साइड, जिसमें ऑक्सीजन की वैलेंसी -1 होती है, और एक होता है सुपर ऑक्साइड, जिसमें ऑक्सीजन की वैलेंसी -12 होती है। यानी कि अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं वो तकरीबन सभी किस्म के ऑक्साइड्स बनाते हैं, नॉर्मल भी, पर ऑक्साइड भी, सुपर ऑक्साइड भी। अच्छा देखिए, एक बात याद रखें कि पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड ना थोड़ा स्पेशल केस है। अगर कोई आप में से आकर कोई मुझसे सवाल बोले, सर ऑक्सीजन का सोडियम से रिएक्शन हुआ, ठीक है, आप बताइए क्या बनेगा, तो मैं लिखूंगा सोडियम का ऑक्सीजन से रिएक्शन हुआ तो NaO2 Na2O बना, क्योंकि Na2O नॉर्मल ऑक्साइड है। सही है, Na2O जो है वो नॉर्मल ऑक्साइड है। अच्छा, जबकि बन तो सर Na2O2 भी सकता है ना। Na2O2 बनाने के लिए बेटा स्पेशल कंडीशन चाहिए थोड़ी सी। मैं इनकार नहीं कर रहा इसके बनने से, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इसको बनाने के लिए मुझे थोड़ी स्पेशल कंडीशंस चाहिए, बस इतना कह रहा हूं। ये बात समझ में आ गई? जी। अच्छा, अब डिस्क्रिमिनेशंस याद कीजिए। देखिए, ऑक्साइड और पर ऑक्साइड अल्कली में तमाम बना सकते हैं। ठीक है, ऑक्साइड यानी कि O-2 वैलेंसी एंड O-1 वैलेंसी अल्कली में सब बना सकते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सब बना सकते हैं। लेकिन सुपर ऑक्साइड अल्कलीज की अगर बात करें तो सिर्फ पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम बना सकते हैं, सोडियम और लिथियम नहीं बना सकते। ठीक है, अच्छा अब आ जाइए ऑक्साइड्स के ऊपर, नॉर्मल ऑक्साइड पे जिसमें ऑक्सीजन की वैलेंसी -1 हो, -2 हो, तो उसमें अल्कलाइन में सिर्फ बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम बना सकते हैं, स्ट्रोंशियम और बेरियम नहीं बना सकते नॉर्मल ऑक्साइड। ये सिर्फ और सिर्फ पर ऑक्साइड बना सकते हैं, यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा अब यहां पर तो थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा कौन सा एलिमेंट क्या चीज बना रहा है। लेकिन अगर मान लो ऐसा सवाल आ जाता है कि आपसे कहते हैं कि यार अल्कली मेटल्स का रिएक्शन ना हेलोजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के साथ लिख के बता दो, मतलब दो हेलोजन्स, दो रिएक्शन हेलोजन के लिखो, दो नाइट्रोजन के साथ लिख दो, दो हाइड्रोजन के साथ, 6 रिएक्शन लिख के बताओ। अब एक एक करके अगर सबका याद रखें, एक्सेप्शन केसेस तो हर जगह आ रहे हैं ना भैया, तो एक्सेप्शन से बचने का जो मैं तरीका समझता हूं वो ये है कि अल्कली मेटल हेलोजन में भी सारे अल्कली रिएक्ट करते हैं हेलोजन से, सारे अल्कली रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन से, सारे अल्कली रिएक्ट करते हैं नाइट्रोजन से। अल्कली का तो भंड नहीं है, भंड कहाँ आ रहा है, अल्कलाइन में आ रहा है। अल्कलाइन में हेलोजेंस में सभी रिएक्ट कर जाते हैं, लेकिन हाइड्रोजन के साथ कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम रिएक्ट करके आयोनिक हाइड्राइड्स बनाते हैं। जो दूसरे होते हैं वो पॉलीमेरिक हाइड्राइड बनाते हैं, वो थोड़े से अलग हैं, वो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। और नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड्स जो है वो बेरिलियम के अलावा सब बनाते हैं। तो मेरा मशवरा आपको ये होगा कि आप जब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के लिए याद करें तो कैल्शियम और स्ट्रोंशियम की इक्वेशन याद करें, यानी कि रिएक्शन जो याद करें आप वो कैल्शियम स्ट्रोंशियम के लिए याद करें। इससे आपके लिए बचत क्या होगी, बचत ये होगी कि आप फंसेंगे नहीं। एक मिनट बेटा वेट कीजिएगा जरा। अच्छा भाई, अब ये वाली बात, ये एक ट्रिक है, मतलब इसको आप अपनी आसानी के लिए यूज कर सकते हो। जहां तक रहा ऑक्साइड्स का मसला, तो यार ऑक्साइड्स में पेचीदगियां बहुत हैं, और अब ये पेचीदगियां आपको अलग अलग करके ही याद करनी पड़ेंगी। अच्छा, ये याद करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता कि कौन सा एलिमेंट किस तरह का ऑक्साइड बनाएगा और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस बनते हैं तो बड़ा बुरा फंसोगे। मतलब अगर दो, कोई बंदा चाहे अगर एक आध MCQ इसी टॉपिक से बना दिया उसने, और आपको चूंकि प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि कौन सा एलिमेंट कौन सा ऑक्साइड बनाएगा, तो मसला होगा।
अब इसको आपको याद करना पड़ेगा, अब वो कैसे याद करते हो ये आपका काम है, लेकिन इसको याद बिल्कुल इसी तरह से करना होगा। आगे आते हैं, रिएक्शंस विद वाटर। वाटर के साथ अल्कली का रिएक्शन कराओ या अल्कलाइन का रिएक्शन कराओ, बेस बनेगा, ठीक है, क्योंकि मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स या मेटल्स जो हैं वो बेसिस बनाते हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स या नॉन मेटल्स जो हैं वो एसिड्स बनाते हैं। अब ये एक की सेंटेंस है, इट इज नॉट नेसेसरी कि ऐसा ही हो हमेशा, क्योंकि कुछ सब्सटेंसेस एम्फोटेरिक नेचर के भी होते हैं, बट फॉर फॉर योर स्टडी पर्पस इस साल के लिए सिर्फ आप इसको ऐसा मान लो, क्योंकि वो जो एक्सेप्शनल केसेस हैं वो आपके कोर्स में नहीं है। मेटल का मतलब बेस, नॉन मेटल का मतलब एसिड्स। पानी से रिएक्शन किसी मेटल का होगा तो बेस, पानी से रिएक्शन किसी नॉन मेटल का हो तो एसिड। अच्छा, हर नॉन मेटल का रिएक्शन पानी से डायरेक्टली नहीं होता, इतना याद रखना, ठीक है जी। तो इस टॉपिक में कोई सवाल या कंफ्यूजन किसी को, या आगे चल सकता हूं? सर जी सर नोट्स में ना इसके अलावा भी दिए हुए रिएक्शंस, तो वो करने हैं। नोट्स में इसके अलावा दिए हुए हैं, देख लेते हैं बेटा कौन से दिए हुए हैं, मैं भी तो देख लूं, याद नहीं है ना। नोट्स कहाँ गए? लो नोट्स ही नहीं खोले हुए, रुकिएगा भाई। अच्छा जी, तो केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद आ जाते हैं अकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। अब हमारी किताब क्या कहती है इस 3.4 टॉपिक के लिए, इसको देखते हैं, क्योंकि बिना किताब के हम कोई बात नहीं करेंगे। ये आ गया बेटा ऑकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। इसमें आ जाता है आपके पास ओके जी बेटा, अकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन में अगर हम आते हैं तो हमें एक चीज नजर आ रही है कि भाई डाउन सेल का प्रोसेस है। अभी प्रोसेस को मैं क्विकली आपको रिव्यू दे दूंगा कि क्या हो रहा है, और इसके बाद क्या है। अच्छा देखिए, यहाँ पर जो मेन हेडिंग है आपकी अल्कली मेटल्स की, तो अकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन में दो हेडिंग्स आ रही हैं। अल्कली मेटल की आ रही है जिसमें आपने एक्सट्रैक्शन देखी सोडियम की, फिर एक आ रही है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसमें क्या है, मैग्नीशियम अकर एज कार्नालाइट डबल सॉल्ट, ये कार्नालाइट का फॉर्मूला आ गया, मैग्नेसाइट एंड डोलोमाइट, इनके फॉर्मूलाज आ गए। अच्छा एक खदशा था पिछला, जब अभी हमारा फर्स्ट टर्म हो रहा था तो उसमें एक बड़ा मसला था कि सर ये डोलोमाइट कार्नालाइट मैग्नेसाइट जो है ये रिड्यूस कोर्स का हिस्सा नहीं है। अच्छा उस वक्त शायद मैंने खुद भी इस बात की तायीद की थी कि बेटा नहीं है, क्योंकि उस वक्त मेरे भी जहन में कुछ ऐसा था कि ये वाकई कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, ये कोर्स का हिस्सा है। ये मैंने बाद में आप लोगों को क्लास में शायद बता भी दिया था, मुझे याद पड़ता है ऐसा, और अगर नहीं बताया था तो फिर अभी सुन लीजिए बेटा, ये कोर्स का हिस्सा है, ठीक है। अच्छा इज एक्सट्रैक्टेड इन डिफरेंट वेज में ये एक्सट्रैक्ट हो सकता है। फ्यूज कार्नालाइट कैन बी, अच्छा अब ये इसकी मैग्नीशियम की एक्सट्रैक्शन लिखी हुई है। अच्छा इसमें देखो बेराइट और वाइटराइट का भी फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब यानी कि पेपर में आपसे डाउन सेल का सवाल तो हो सकता है, और अल्कलाइन अर्थ मेटल की एक्सट्रैक्शन का डायरेक्टली कभी क्वेश्चन इस तरीके से हुआ नहीं है वैसे, ठीक है। अब ये जो टॉपिक है आपके पास, अब आप इसको मल्टीपल मैनर में मतलब पढ़ के जस्ट पढ़ना है आपको, क्योंकि इसकी तफसील आपसे कभी भी पूछी नहीं जाएगी, सही है। क्यों तफसील इसकी पूछी नहीं जाएगी? क्योंकि बेटा इसकी तफसील आपके कोर्स में ही नहीं है। अब जैसे मैं एक चीज बता रहा हूँ कि यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि मैग्नेट इसको मैग्नीशियम को जो है हम एक्सट्रैक्ट करते हैं कार्नालाइट की मदद से, कार्नालाइट डबल सॉल्ट गिरा कैन बी इलेक्ट्रोलाइज्ड or a mixture of chlorides for electrolysis can be obtained by heating the carbonate ore of and heating the resulting oxides with carbon and chlorine etc. अब यहाँ पर जो ये चीज लिखी है ना, मैग्नीशियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है इन तरीकों से जो आपकी यहाँ किताब में लिखी हुई है, लेकिन सॉल्ट्स को हासिल करने के लिए ना बेटा दुनिया में सबसे अच्छा जरिया समंदर है, क्योंकि जितने सॉल्ट्स आपको समंदर से हासिल होते हैं उतने आपको सॉल्ट्स किसी और से हासिल नहीं हो सकते। तो इलेक्ट्रोलिसिस जो वाटर की है मैग्नीशियम के लिए वो तो यहाँ पे दी हुई नहीं है, वो अलग ही तरीके से दी हुई है, या तो आपके पास केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं,
ठीक है ना। आप यहाँ पे मैग्नीशियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हो, देन उस मैग्नीशियम ऑक्साइड को कार्बन और क्लोरीन के मिक्सचर से रिएक्शन करा रहे हो, मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहे हो। ठीक है। अच्छा, अब क्या कर रहे हो कि आप मैग्नीशियम क्लोराइड को रिएक्ट करा रहे हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, इसको बना रहे हो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। अब उस मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड को आप हीट करके फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाओगे, फिर उसको क्लोराइड वगैरह बना के अलग कर लोगे, यानी कि आप अल्टीमेटली क्लोरीन मैग्नीशियम से हटा नहीं पा रहे। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक मेथड एक ऐसा मेथड होता है कि जिसकी मदद से आप क्लोरीन को इजीली रिमूव कर सकते हो फ्रॉम मैग्नीशियम। जैसे डाउन सेल है ना, मतलब बेसिकली जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि डाउन सेल का जो ये प्रोसेस है, डाउन सेल के इसी प्रोसेस से सिर्फ सोडियम ही एक्सट्रैक्ट नहीं होता, बल्कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, लिथियम और आपके पास रुबीडियम, ये सॉल्ट इनके अल्कली हैलोजन सॉल्ट जो है वो समंदर में मौजूद होते हैं। तो हम इसी डाउन सेल की मदद से अलग अलग थोड़ा बहुत पैटर्न को चेंज करते हुए हम इन एलिमेंट्स को यहाँ से हासिल कर लेते हैं। तो अभी अल्कलाइन अर्थ मेटल आ गया। अब इसमें से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंटली पूछा जा सकता है वो क्या है कि भाई ये बैराइट, वाइटराइट या मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, कार्नोलाइट का फॉर्मूला पूछ रहे हैं आपसे। अब इनके फॉर्मूलाज आप याद कर लीजिए नाम के साथ। तो अगर कोई, अच्छा, अब प्रॉपरली क्वेश्चन बने ना बने, एमसीक्यू में तो आ सकता है, एमसीक्यू तो बन सकता है कि भाई मैग्नेसाइट का फॉर्मूला क्या होता है या कार्नोलाइट का फॉर्मूला क्या होता है। वो तो अब आप उसकी सूरत बता सकते हो जब आपको नॉलेज हो कि ये असल में फॉर्मूला होता क्या है। तो आपको नहीं पता कि फॉर्मूला क्या होता है तो आप कैसे बताओगे? ऑब्वियसली आप नहीं बता सकते। इज दैट क्लियर? यस सर। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा डाउन सेल के बारे में बता दूं कि डाउन सेल किस तरीके से वर्क करता है। तो डाउन सेल की डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हो, अभी आपके सामने है डायग्राम डाउन सेल की। बस 5 मिनट में इसका रिवीजन देना है मुझे। अब डाउन सेल बेटा एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, यानी कि इसमें आप इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस करवाते हो। अब इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में लाजमी सी बात है एक एथोड होगा, एक एनोड होगा, ठीक है। ये कार्बन का इसमें एनोड लगा हुआ है, ग्रेफाइट का। कार्बन एनोड का मतलब कार्बन की वाहिद फॉर्म ग्रेफाइट है जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, तो आप ग्रेफाइट ही बोलेंगे इसको। ग्रेफाइट एनोड भी बोला गया होगा किसी कई नोट्स में, कई कार्बन भी, तो आपके लिए उसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा ये कैथोड एनोड के को सराउंड कर रहा है, एनोड को सैंडविच बना रहा है यहाँ पर आयरन कैथोड। ये 2 स्ट्रिप्स लगे हुए आयरन कैथोड के। अच्छा, इन कैथोड और एनोड के बीच में आयरन गॉस डायफ्राम लगा हुआ है। आयरन गॉस डायफ्राम से क्या मुराद है? आयरन गॉस डायफ्राम से मुराद ये है कि जैसे आप जाली आती है, वो पिंजरे विंजरे जो बनाते हैं उससे जो जाली होती है, उस तरह का एक जाली टाइप का सब्सटेंस समझ लो। बट ये जो जाली होगी ये बाकी पिंजरे की जाली की तरह बहुत बड़े बड़े होल्स नहीं होंगे इसमें, बहुत मतलब बहुत इंटरनल स्ट्रक्चर इसका ऐसा होगा, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा होगा कि परमिएबल ना हो, एटम्स या आइंस उसमें से लीक ना हो सके। समझ रहे हो ये वाली बात मेरी? जी। तो अब अच्छा, ऐसा क्यों किया जाता है? हम क्या करते हैं, हम सोडियम क्लोराइड जो हमें समंदर या कहीं से भी हासिल होता है, हमें उसमें से सोडियम अलग करना है। हम सोडियम क्लोराइड को, सबसे पहला हमारा टारगेट क्या है कि हम सोडियम क्लोराइड को 801 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करके पिघलाएं। अच्छा, सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव 801 पर मेल्ट होकर आयंस बन जाते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, 801 पर सोडियम क्लोराइड मेल्ट होता है और 880 पर सोडियम जो है वो एवापोरेट हो जाता है। सोडियम एवापोरेट होने लगता है, यानी बॉयल होने लगता है 880 पर। और 880 पर बॉयल हो रहा है, लेकिन बॉयल होने का मतलब 880 पे ये मतलब नहीं है कि 880 तक आप इसको हीट कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 800 750 के बाद जो है ना, सोडियम फॉगी होने लगता है, यानी कि वो प्रॉपर्ली बॉयल नहीं होता, बट वो प्रॉपर्ली कंटेजियस भी नहीं रहता। सही, वो फॉग सा बनाने लगता है, तो वो आपके पास रहेगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड का एक मिक्सचर इस्तेमाल करते हैं फॉर वो इसलिए करते हैं ताकि हम इसके मेल्टिंग पॉइंट को कम कर सकें। और इनकी प्रोपोजिशन जो जहां तक मुझे याद है, सोडियम क्लोराइड इसमें यूज होता है तकरीबन 42% और कैल्शियम क्लोराइड 58%, या शायद मैं उल्टा बोल रहा हूँ,
आप लोगों के पास लिखा हुआ होगा, एक नजर बेटा इस कॉम्पोजिशन को देख लीजिएगा। मैं थोड़ा सा शायद भूल रहा हूँ, तो इसको कंफर्म कर लीजिएगा। कैल्शियम क्लोराइड आई गेस इसमें 58% है, और सोडियम क्लोराइड इसके अंदर 42% है, मे बी, या वाइस वर्सा भी हो सकता है। परसेंटेज यही है, वाइस वर्सा हो सकता है। इससे ये होता है कि इस मिक्सचर का जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है वो 600 हो जाता है। अब आपके लिए फायदा क्या हुआ, मिक्सचर का मेल्टिंग क्या हो गया, 600 हो गया। अब 600 होने से ये इजीली मेल्ट हो जाता है और सोडियम फॉगी भी नहीं बनता। फिर जब आप करंट पास करते हो तो दो आयंस हैं, सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव। क्लोरीन नेगेटिव एनोड पर जाता है, ठीक है, ये एनोड पर जाकर अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है, और वही इलेक्ट्रॉन फिर आता है कैथोड पर। सोडियम वहां जाकर उस इलेक्ट्रॉन को हासिल करता है और वो भी न्यूट्रल हो जाता है। इस तरीके से आपको सोडियम जो है वो मिल जाता है, लेकिन सोडियम यहाँ पे आपको मिलता है लिक्विड स्टेट में, क्योंकि सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन बहुत कम होता है, मेरे ख्याल से 100 के आसपास होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट। और यहाँ पे टेम्परेचर हमारे प्रोसेस में जो है वो तकरीबन 600 के आसपास हो रहा होता है, तो इसलिए सोडियम लिक्विड स्टेट में मिलता है। देन आप सोडियम को यहाँ पर अलग कर लेते हो। अच्छा, प्रोसेस में आपको सोडियम के साथ साथ कैल्शियम भी न्यूट्रल फॉर्म में मिलता है। तो इस जहां पर आपका सोडियम अलग हो रहा होता है ना, वहां पर आप केरोसिन ऑयल का मिक्सचर रखते हो, तो कैल्शियम की डेंसिटी चूंकि ज्यादा होती है तो कैल्शियम जो है वो नीचे की तरफ बैठ जाता है, ठीक है, और सोडियम की डेंसिटी कम होती है तो केरोसिन ऑयल में ऊपर की तरफ रहता है। अच्छा सर, केरोसिन ऑयल क्यों लेते हैं? केरोसिन ऑयल इसलिए लेते हैं बेटा क्योंकि सोडियम बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है, और ये अगर पानी के साथ रिएक्ट करता है तो बहुत विगोरस रिएक्शन करता है, पानी में आग तक लग जाती है इसके रिएक्शन करने की वजह से। तो जिसकी वजह से यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, मैंने शायद इसकी वीडियो भी दिखाई थी आप लोगों को, मुझे पता नहीं क्यों याद पड़ रहा है, मैंने किसी को दिखाई थी। देखिए इसकी वीडियो, सोडियम को अगर पानी में डालते हैं तो आग लग जाती है। तो ये इसका प्रोसेस है, इस वजह से इसको केरोसिन ऑयल में रखते हैं, ताकि केरोसिन ऑयल में मिक्स होने की वजह से ना सोडियम अपने एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर से रिएक्शन नहीं करता। तो जब वो अपने एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर से रिएक्शन नहीं करता तो इसलिए उसकी बचत हो जाती है। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? बेटा क्लियर है? यस सर। सर सर तो सोडियम को तो ये एक वीडियो है, इन वाटर सोडियम रिएक्ट्स एंड प्रोड्यूस जेट्स ऑफ हाइड्रोजन गैस that propel out. The reaction releases the heat. As it goes faster and temperature rises, the hydrogen jets can burn and even cause an explosion. अब ये जो इन्होंने बात लिखी है, लिखी है कि जब सोडियम हाइड्रोजन से वाटर से रिएक्ट करता है तो असल में होता है ये कि NaOH फॉर्म होता है। NaOH के साथ हाइड्रोजन गैस एटॉमिक फॉर्म में रिलीज होती है, दैट इज वेरी अनस्टेबल। ठीक है, पहली चीज तो वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होती है, और अनस्टेबल होने के साथ साथ वो अनस्टेबल होने के साथ साथ हाईली रिएक्टिव भी होती है। दूसरा, ये जो रिएक्शन होता है ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है, यानी कि हीट एनर्जी बहुत ज्यादा इवॉल्व हो रही होती है। अच्छा, हाइड्रोजन एक कंबस्टिबल गैस है। अब हाइड्रोजन कंबस्टिबल गैस है और बहुत ज्यादा हीट एनर्जी निकल रही है, तो यकायक आप जो है ना वो उसको मजबूर कर रहे हो जलने पर। जैसे मीथेन गैस एक कंबस्टिबल गैस है, चूल्हे में जो गैस आती है, अगर वो किसी कमरे में मैं भर दूं और भरने के बाद उस कमरे का टेम्परेचर मैं इंक्रीज करना शुरू हो जाऊं, तो दैट कैन कॉज अ सीवियर एक्सप्लोजन। एकदम से वो मीथेन गैस जो है ना वो जल कर और एक साथ कंबस्ट होकर फटेगी, ठीक है ना। तो यही प्रॉब्लम यहां पर भी कुछ इस तरह सोडियम के साथ भी है कि हाइड्रोजन गैस जो एटॉमिक फॉर्म में रिलीज होती है ना, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, और उस एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से वो हाइड्रोजन जो अनरिएक्ट मतलब नेसेंट फॉर्म में क्रिएट हुई है वो फौरन उससे रिएक्ट कर जाती है और फौरी तौर पर आग लग जाती है। इसीलिए हम पानी में, वो एक गाना है ना, पानी में आग लगा दी टाइप का, तो वो गाना दरअसल केमिस्ट्री है। आज आपको उस गाने की केमिस्ट्री समझाने की कोशिश कर लेते हैं। तो गिव मी अ मिनट प्लीज। चलिए, ये मोहतरम है, ये एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये लीजिए, ये एक दलदली एरिया पर है जहां पर ये आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे हैं
कि किस तरीके से सोडियम को ये पानी में डालेंगे तो आग लगेगी। ये सोडियम का एक टुकड़ा है। अच्छा, आप एक चीज पे गौर करो, देखो कितना सॉफ्ट है, ये चाबी से काट रहे हैं ये इसको, ठीक है। वरना अमूमी तौर पे मेटल्स के बारे में हमारा क्या ख्याल होता है, बहुत हार्ड है, क्योंकि हमारे पास जहन में आयरन और कॉपर ही घूम रहा होता है ना। देखो चाबी से काट रहा है वो, इसे काट दिया। अच्छा, इस तरीके से सोडियम को हाथ में लेना भी गलत है, क्योंकि आपके हाथ पे भी मॉइस्चर हो सकता है, पसीना हो सकता है, उससे भी रिएक्ट कर जाता है विगोरसली। देख लो, ये चारों, ये पानी बह रहा है हर तरफ से, यहाँ पर देख सकते हो माउस के लिंक से कि ये देखो, ये देखो, ठीक है। इस तरह से ये मुख्तलिफ चीजें करते जाएंगे। नेट तो चल रहा है, फिर ये क्यों रुक गई? ये देख लो, ये देखो, ये यहाँ पर पानी पड़ा हुआ है। अगर आप लोग गौर से ध्यान दो तो यहाँ पर पानी मौजूद है जहां पर ये आग लगी। अभी इसमें एक चीज और इन्होंने दिखानी है। ये देखो, आग लग रही है। अच्छा, ये चीज देखो, सोडियम का एक टुकड़ा इनके हाथ पर है। अब आपके पास तो वॉइस नहीं आ रही इस वीडियो में, अभी फिलहाल मेरे पास भी नहीं आ रही, लेकिन मैंने इसको देखा हुआ है तो मुझे पता है। ये इस वक्त ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपके हाथ पे जो मॉइस्चर, एयर का मॉइस्चर होता है, उससे ये सोडियम का टुकड़ा रिएक्ट करके जल सकता है, जिसकी वजह से आपके पूरे स्किन, पूरा हाथ जल जाएगा। और आप देख सकते हो प्रॉपर वे में आग लग रही है। जब प्रॉपर वे में आग लग रही है तो वो सडनली जो बर्न कॉज करेगा वो बड़ा तेज बर्न होगा और आपके कंट्रोल से वो थोड़ा सा बाहर होगा, ठीक है। ये देखो, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जार में सोडियम लिया हुआ था और उस जार में पानी भर दिया, ठीक है। अब देखो किस तरीके से पानी की वजह से आग लग गई, पानी के अंदर ही आग लग गई। ये जार का हाल हुआ आग लगने के बाद। अब ये सोडियम का एक बड़ा टुकड़ा है जो ये पूरी दरिया, मतलब पूरे नदी में डालने वाले हैं। और आप देखो इन्होंने इसको कैसे ग्रिप किया हुआ है, कपड़े की मदद से ग्रिप किया हुआ है, डायरेक्टली हाथ से नहीं पकड़ा हुआ। अब ये इसको डायरेक्ट उठाकर पानी में फेंकेंगे ये। ठीक है जी। ये एक टुकड़ा और है, देख लीजिए, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसका रिएक्शन जो मैं सोडियम के हवाले से आप लोगों को बता रहा था। अच्छा, सोडियम का तो ये है कि ये पानी में जाता है और पानी में जाकर रिएक्ट करता है और आग लग जाती है। सीजियम इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि अगर इसको हम ओपन एटमॉस्फेयर में छोड़ दें सीजियम को, तो सीजियम ओपन हवा, मतलब हवा में ही जल जाता है। सीजियम इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है जी। तो होप सो आप लोगों को सारी बात समझ में आ गई होगी। हमने पूरे टॉपिक्स चैप्टर 3 के रिवाइज कर लिए हैं। किसी को कोई सवाल अगर पूछना है तो बेटा पूछ ले जल्दी से, जरा टाइम कम है क्योंकि बैटरी मेरी जा रही है लैपटॉप की, प्लीज। नो सर। ठीक है। अच्छा, हमने इसके सारे टॉपिक्स को रिवाइज कर लिया है। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी इंशाल्लाह, इस वीक में एक एक्स्ट्रा क्लास में रखूंगा। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, उस नेक्स्ट क्लास में मैं इसके एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करूंगा, ठीक है जी।